हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। मध्य पूर्व में 28 फरवरी से जब से यूएस, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से लगातार मिसाइल चलाए जा रहे हैं और विश्व इस पर पैनी नज़र रख रहा है तथा साथ ही अपनी सांस भी रोके रखा है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत के लिए यह मात्र डिप्लोमेसी का जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल नहीं है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी इस युद्ध से खतरे में आ गई है। भारत के राष्ट्र हितों पर भी यह एक प्रकार से थ्रेट है, क्योंकि भारत की विकास की गति को अवरुद्ध या कर सकता है। सिविल सर्विसेज पल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस युद्ध के फलस्वरूप भारत में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग यह जानेंगे कि भारत का क्या क्या दांव लगा है। यह विषय यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 2 और जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। तो चलिए हम लोग भारत की जो डिप्लोमेटिक नाइटमेयर या दुःस्वप्न इस युद्ध के कारण आया है, उसको भी डिकोड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस बात का विश्लेषण करें कि जो युद्ध चल रहा है वह जस्टिफाइड है अथवा नहीं। इस युद्ध को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह यूएन चार्टर का उल्लंघन करता है। यूएन चार्टर प्रत्येक राज्य की सार्वभौमिकता और उसकी सीमाओं का सम्मान करता है। बल प्रयोग भी यूएन चार्टर निषेध करता है। अपवाद सिर्फ सेल्फ डिफेंस और सिक्योरिटी काउंसिल के ऑथराइजेशन प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही ईरान और यूएसए के बीच वार्ता चल रही थी और इस वार्ता से दोनों देशों के बीच समझौता करीब करीब हो गया था, क्योंकि ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फंडामेंटल ऑब्जेक्शंस है स्वीकार कर लिया था और बदले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इकोनॉमिक सैंक्शन में रिलीफ देना था। इसके बाद भी यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद यूएस और इजराइल ने ईरान की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप थी उसको मार दिया। इससे पहले कभी भी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का सफाया नहीं किया गया था। और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिससे कि अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। यह पहली बार हुआ है। इस तरह से यह प्रेसिडेंट भी सेट कर रहा है। अब यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया? इस लड़ाई की मुख्य वजह ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसलिए करना चाहता है ताकि वेस्ट एशिया में यूनिपोलर रिजीम स्थापित हो, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के साथ मित्रवत संबंध रखे। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पश्चिमी एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करके जियो स्ट्रैटेजिक लक्ष्य को भी प्राप्त करना चाहता है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मध्य पूर्व में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गया तो रसिया का जो अभी यूरोप पर एनर्जी लिवरेज है वह खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से चाइना का भी जो प्रभाव मध्य पूर्व में है वह भी खत्म हो जाएगा और जो ईरान से तेल चाइना को मिलता है उसे पश्चिमी देशों की ओर मोड़ा जा सकेगा। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, युद्ध के कारण भारत कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजी की समस्या पैदा हो गई है। भारत 88% कच्चे तेल का आयात करता है। उसी प्रकार एलएनजी और एलपीजी भी हरमुज के मार्ग से ईस्ट एशिया से भारत आता है। इस वार के कारण हरमुज का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है और विश्व में तेल की कीमत न केवल बढ़ रही है बल्कि कीमतें एक्सप्लोड करने वाली हैं। भारत के लिए प्रत्येक $10 की वृद्धि अगर क्रूड में होती है तो भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक अनुमान के अनुसार यदि $10 प्रति बैरल कीमत में वृद्धि होती है तो भारत को प्रति वर्ष करीब $20 अरब अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से सरकार
कि फर्टिलाइजर और एलपीजी की सब्सिडी बजट पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एलपीजी और एलएनजी वेस्ट एशिया से लाना मुश्किल हो रहा है। इस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध का मतलब है भारतीय बाजारों में इन्फ्लेशन की स्थिति होना। अगर महंगाई बढ़ेगी और कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो रुपया भी कमजोर होगा, क्योंकि ज़्यादा रुपए की जरूरत होगी डॉलर खरीदने के लिए। उसी प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, एलपीजी एलएनजी की कीमत बढ़ेगी, तो भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि होगी। एलपीजी एलएनजी की भी कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, इससे महंगाई बढ़ेगा। उसी तरह से माल ढुलाई की रेट में भी वृद्धि होगी। इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस के प्रीमियम को बढ़ा देंगी। कुछ कंपनियों ने तो इसे 80% तक बढ़ा दिया है, और कुछ कंपनियों ने जो जहाज पर्शियन गल्फ और रेड सी से आ रहे हैं उसे इंश्योरेंस कवरेज से बाहर कर दिया है। उसी प्रकार से पश्चिमी एशिया से भारत में कोर इंडस्ट्रीज के लिए कुछ इंडस्ट्रियल इनपुट आती है, उसकी सप्लाई भी डिसरप्ट हो जाएगी। ऐसी जो इंडस्ट्रीज है उनमें स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और पावर ट्रांसमिशन प्रमुख है। इन औद्योगिक इनपुट में जो वेस्ट एशिया से भारत आती है उसमें चूना पत्थर, सल्फर, जिप्सम, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन और तांबे के तार शामिल हैं। उसी तरह से निर्यात के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत के निर्यातक खाड़ी देशों से भुगतान की अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। बहुत से कंटेनर जो वेस्ट एशिया जा रहे थे वे बीच में ही अटक गए हैं। बासमती चावल का वेस्ट एशिया के देशों में निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इराक भारत से बासमती चावल की अच्छी मात्रा में आयात करते हैं। इसकी आपूर्ति श्रृंखला भी विभिन्न चरणों में लगभग 2 से 4 लाख टन चावल फंसा हुआ है। भारतीय बंदरगाहों पर 3000 से अधिक चावल के कंटेनर अटके हुए हैं। तो इस प्रकार से निर्यात के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और इस वजह से भारत की विकास पर भी अंततोगत्वा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत ने पिछले 10 वर्षों तक अपना डिप्लोमेटिक कैपिटल का निवेश चाबहार बंदरगाह पर किया है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे है और पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करता है। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए क्राउन जेवल है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 8200 किलोमीटर लंबा है, और इसमें भारत, ईरान, अजरबैजान, रसिया सहित 13 यूरेशिया के देश हैं। इसके अंतर्गत समुद्र, रेल तथा सड़क मार्ग से विभिन्न देशों को यह जोड़ता है, और इस तरह से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत के लिए सेंट्रल एशिया का एनर्जी मार्केट सुलभ कराता है, और रूस तथा ईरान के साथ लॉजिस्टिकल रिलेशन को भी मजबूत करता है। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत के लिए बहुत ही महत्व का है। लेकिन इस युद्ध की वजह से यूएस इजराइल के एयर स्ट्राइक का खतरा है चाबहार बंदरगाह पर। इसके अतिरिक्त सेकेंडरी यूएस सैंक्शन भारत के रीजनल कनेक्टिविटी प्लान को भी बुरी तरह से सीमित कर रहा है। निसंदेह भारत को चाबहार की जरूरत है, पर हम यूएसए की ओर से आर्थिक रिटेलिएशन को निमंत्रण नहीं दे सकते हैं। इस तरह से भारत के सामने डिप्लोमेटिक दुविधा है। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय समुदाय जो वेस्टर्न एशिया में रह रहे हैं उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। इस युद्ध का ह्यूमन कॉस्ट भी भारत को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पश्चिमी एशिया के देशों में भारत के करीब 90 लाख लोग रहते हैं। ये इंडियन डायस्पोरा को भारत वापस लाने की भी ज़रूरत है, खास करके उन लोगों को जो भारत वापस आना चाहते हैं। अब तक 67,000 भारतीय विभिन्न पश्चिमी एशियाई देशों से भारत वापस आ चुके हैं। इसी प्रकार की स्थिति यूक्रेन में
भी हुई थी, तब भी भारत ने ऑपरेशन गंगा चला करके वहाँ से भारतीयों को वापस लाया था। और ये विदेशी मुद्रा भी भारत को हर साल भेजते हैं। इस तरह से इंडियन डायस्पोरा जो पश्चिमी एशिया में रह रहा है वह फॉरेन एक्सचेंज भारत में अच्छे अमाउंट में ला रहा है। लगभग प्रति वर्ष $100 बिलियन प्रवासी भारतीय भारत में भेजते हैं। यदि युद्ध खाड़ी की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है तो न केवल फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होगा, पर भारत सरकार को मास इवैक्यूएशन का कठिन कार्य भी करना होगा। जो वास्तव में इवैक्यूएशन का काम भारत ने शुरू कर दिया है और अब तक 67,000 लोगों को विभिन्न पश्चिमी एशियाई देशों से भारत वापस ला चुका है। भारत के सामने एक महत्वपूर्ण जो इशू है वह है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने का। क्योंकि भारत अच्छे संबंध ईरान तथा वेस्ट एशिया के देशों के साथ भी हैं, इसलिए भारत एक नाजुक कूटनीतिक स्थिति से गुजर रहा है। भारत को यूएस और इजराइल का साथ चाहिए, क्योंकि भारत उनसे डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग तथा आतंकवाद से लड़ने में उनकी सहायता की ज़रूरत है। तो दूसरी ओर भारत को ईरान की भी आवश्यकता है, क्योंकि भारत की एनर्जी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता उनके साथ अच्छे संबंधों के लिए ज़रूरी है। फिर भारत सेंट्रल एशिया तथा अफगानिस्तान में अपनी पहुंच को भी बनाना चाहता है। इस प्रक्रिया में वह पाकिस्तान को बाईपास करना चाहता है, तो इसके लिए ईरान में चाबहार पोर्ट बनवा रहा है और यह निवेश इसी को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। अब हम लोग यह समझते हैं कि भारत को यूएस और इजराइल से क्या सामान मिलता है। तो जहाँ तक यूएस और इजराइल का सवाल है, तो भारत को यूएस इजराइल से रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सामानों का आयात भारत वहाँ से करता है। इनमें एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स और वेपन सिस्टम, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इंजन हैं, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के कई पुर्जे हैं। उसी प्रकार से इजराइल से बराक 8 मिसाइल, स्पाइडर, सरफेस, स्पाइडर, रामपेज, ये सभी मिसाइल भारत को इजराइल से मिलते हैं। उसी प्रकार से ईरान और वेस्ट एशिया से भारत को एनर्जी और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में कच्चा तेल, एलएनजी, एलपीजी तथा पेट्रोलियम कोक मिलता है। ड्राई फ्रूट्स में ममरा, बादाम, एप्रिकोट, पिस्ता, फिर फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स, इथिलीन, ग्लाइकोल, मेथनॉल, ये सभी भारत को वहाँ पश्चिमी एशिया और ईरान से प्राप्त होता है। इसलिए भारत के लिए दोनों के साथ अपना मित्रवत संबंध बनाए रखना है और इस संकट के समय में दोनों के साथ संबंध भी अच्छे रखने हैं। इसलिए भारत के लिए डिप्लोमेटिक डिलेमा की स्थिति है। तो यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध के कारण भारत के स्टेक्स पश्चिमी एशिया में बहुत ज़्यादा हैं। उसका विश्लेषण करने के लिए हमें 4 पिलर्स को याद रखना होगा। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी या ऊर्जा सुरक्षा और रीजनल कनेक्टिविटी, जो चाबहार के माध्यम से होगा। फिर डायस्पोरा से जो फॉरेन एक्सचेंज आता है उसको भी ध्यान में रखना होगा और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता को भी ध्यान में रख करके भारत के दावे हैं उसका विश्लेषण इस को दृष्टि में रख करके करना होगा। भारत किस प्रकार यूएस तथा ईरान के बीच संबंधों का संतुलन करे यदि यह युद्ध और तीव्र होता है। ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आप अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के बारे में भी लिख सकते हैं। यदि यह विश्लेषण आपको तैयारी में सहायक लगता है तो वीडियो को लाइक करें, यह ग्रुप में शेयर करें तथा सिविल सर्विसेज पल्स को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।